ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। चार की चाल और सियासत का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद। आज बात करेंगे राजनीति की बिसात पर चली गई बड़ी चालों की, जो या तो सियासी चक्रव्यूह रचने के लिए या फिर भेदने के लिए चली गई है। सियासी खबरों के जाल और हर चाल के पीछे के छुपे राज की बात होगी। आज दिन चार बड़ी और महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों का जिक्र करेंगे। उनमें टीएमसी में तेज हुई बगावत की आंधी और ममता बनर्जी को उनके करीबी कल्याण बनर्जी के अल्टीमेटम की होगी। कांग्रेस की इमरजेंसी बैठक की इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे। जिक्र राम मंदिर में दान पर जारी सियासी दंगल का भी होगा। साथ ही बात होगी राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने पर जारी सियासी गदर और सुप्रीम कोर्ट के झटके की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका लगा है। बीजेपी राज्यसभा की तीनों सीटें जीत गई है। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट को सर्टिफिकेट मिल गई है। कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे नहीं दिया, कल वहां सुनवाई होगी। उससे पहले आज रिजल्ट घोषित करके प्रमाण पत्र दे दिया गया है। अब विरोध में कल कांग्रेस के तमाम विधायक भोपाल से दिल्ली आ रहे हैं और शायद राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश भी करेंगे। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पिछले 4 दिनों से मामला चल रहा था। मीनाक्षी नटराजन के पेपर्स में इस तरीके के आरोप लगे थे कि कुछ बातें उसमें छुपाई गई थी और उनका नामांकन फाइनली रद्द कर दिया गया। उसकी वजह से ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो 3 उम्मीदवार थे, तीनों के 3 जीत गए। और इससे पहले कि ये पूरी बात की सुनवाई कोर्ट में हो सके, अगली पेशी कल है, लेकिन आज ही रिजल्ट घोषित हो गए और प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। मेरे सहयोगी अंबुज पांडे इस खबर को बहुत करीबी से ट्रैक कर रहे हैं। अंबुज, अब कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन बचा है? ये रिजल्ट तो अब घोषित हो गए, प्रमाण पत्र भी मिल गया है। तीनों भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, अब तीनों चुन लिए गए हैं। जी देखिए मेघा, जिस तरीके से आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था और कांग्रेस की ये कोशिश रही कि इससे पहले की 3 बजे से पहले जिस तरीके से नामांकन वापसी का आखिरी समय था, तो उससे पहले कुछ राहत मिल जाए, लेकिन ना तो कांग्रेस को निर्वाचन आयोग से कोई राहत मिली, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी सुनवाई की। कल सुनवाई करनी है, लेकिन इससे पहले अब तीनों बीजेपी के कैंडिडेट तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को जीत का सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब कांग्रेस के पास जो ऑप्शन बचता है वो ये कि कल जब सुनवाई होगी तो कांग्रेस अपनी बात तो सुप्रीम कोर्ट में रखेगी ही। इसके साथ ही जब ये सर्टिफिकेट बढ़ जाते हैं तो ये माना जाता है कि अब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, यानी कि अब हम कहें तो अब इलेक्शन पिटीशन में ये पूरा मामला जाएगा और अब ये कानूनी लड़ाई ये मान के चलना चाहिए कि लंबी चलेगी। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है, जब आज भी हमने बात की कांग्रेस के नेताओं से, जो विपक्ष के नेता हैं उमंग सिंघार, उन्होंने उम्मीद जताई कि कई बार जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस तरीके के फैसले दिए हैं, जबकि वापस हुए हैं कई निर्णय, तो उन्हें उम्मीद है। लेकिन अब जिस तरीके से ये सर्टिफिकेट आज बंट गए हैं, जीत के सर्टिफिकेट तीनों को निर्विरोध जीता हुआ घोषित किया जा चुका है, तो अब इसका मतलब साफ सा है कि अब ये इलेक्शन पिटीशन ही करनी पड़ेगी कांग्रेस को वहाँ कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है, लेकिन अब निश्चित तौर पर फिलहाल के लिए कांग्रेस के पास कोई अब रास्ता नहीं, फिलहाल के लिए कोई राहत नहीं और तीनों बीजेपी के कैंडिडेट्स जीते हुए घोषित हो गए हैं। जी बिल्कुल अमुज, कांग्रेस के लिए उम्मीदें तो बहुत कम है। आपका अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। टीएमसी टूट रही है, ये 16 आने सच है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पूरी पार्टी ही ममता के हाथ से जाने वाली है? क्योंकि बंगाल से दिल्ली तक टीएमसी को लेकर उथल-पुथल मची हुई है। विधायकों के बाद ममता के वफादार सांसद भी भागी हो गए हैं, जिनमें अब कल्याण बनर्जी का नाम भी शामिल हो गया है। कल्याण ने भी ममता को अल्टीमेटम देते हुए अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं राज्यसभा से ममता के 3 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं।
उधर सायोनी घोष समेत टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद भी पाला बदलने को तैयार है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट से भी फर्जी हस्ताक्षर के मामले में अभिषेक बैनर्जी को राहत से ज्यादा झटका लगा है। अदालत ने अंतरिम राहत दी, लेकिन आज शाम 6 बजे तक सीआईडी के सामने पेश होने और सवालों का सामना करने को भी कहा है। टीएमसी को लेकर आ रही इन खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। अब सवाल यह है कि क्या टीएमसी इतनी कमजोर थी कि चुनाव हारने के महज कुछ महीने बाद ही इस तरीके से बिखर गई। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि स्पीकर ऑफिस ने यहां लोकसभा के स्पीकर ऑफिस ने यह पुष्टि की है कि उनके पास 20 नामों की जो लिस्ट आई है उसकी पड़ताल हो रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि स्पीकर दफ्तर वेरीफाई करने के लिए कुछ वक्त ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक बागी सांसद काकुली दस्तेदार ने जो बागियों की लिस्ट दी थी उस पर वेरिफिकेशन का काम अभी चालू है। बागियों की लिस्ट में आज सबसे ज्यादा जो नाम चौंकाया है वो नाम है कल्याण बैनर्जी का। ममता के भरोसेमंद माने जा रहे कल्याण बैनर्जी ने उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ कैमरे पर आकर मोर्चा खोल दिया। बगावत के सुर बुलंद कर दिए गए। कल्याण ने अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ 5 बाउंसर फेंके और आपको ये बताते हैं कि उन्होंने क्या 5 अलग वजह बताई जिसकी वजह से आज वो इतने नाराज थे कि उन्होंने ममता बनर्जी को ये अल्टीमेटम दे दिया कि ममता बनर्जी या अभिषेक बैनर्जी और उनके बीच में ममता बनर्जी को चुनाव करना पड़ेगा और अगर वो अभिषेक बैनर्जी के साथ आगे बढ़ती हैं तो कल्याण बैनर्जी उनके साथ नहीं रहेंगे। अब ये 5 बाउंसर क्या थे ये आपको पहले बताएं। पहला ये कि अभिषेक के घमंडी रवैये से पूरी पार्टी बर्बाद हो गई। कल्याण ने दूसरा बाउंसर ये कहते हुए फेंका कि उनके गलत व्यवहार से सब बर्बाद हो गया। तीसरा बाउंसर उन्होंने ये कहा कि उन्हें हर दिन लगता है कि वे राजा है। अभिषेक बैनर्जी के बारे में कल्याण बैनर्जी कह रहे हैं। चौथा बाउंसर ये कि मेरे लिए काम करना नामुमकिन हो गया। 5वां बाउंसर ये रहा कि अगर ममता के साथ अभिषेक हैं तो मैं पार्टी के साथ नहीं हूं। ये सब कुछ कहना था कल्याण बैनर्जी का। सुनिए उन्होंने मीडिया से क्या कहा। His arrogant attitude has destroyed the entire party. He should understand that. His misbehavior has destroyed everything. Everything he says thinks that he is a king. Even in the bad days. When in the bad days I am standing for the party, standing behind Mamata Banerjee. It is impossible for me to work because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee. Now Didi decides what should be done. Will you be in the Trinamool Congress? I am with the Mamata Banerjee. But Mamata Di has to decide whether Mamata Di will keep Abhishek or keep myself. If he again comes to you to... No, Mamata Di has to decide first. Mamata Di has to first decide that she cannot move the party without Abhishek, then I will not be there. सिर्फ कल्याण बैनर्जी ही नहीं बल्कि टीएमसी में बड़े स्तर पर टूट का प्लान तैयार है। इसको लेकर दिल्ली में देर रात बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक हुई जिसमें टीएमसी के बागी सांसद पहुंचे थे। उनमें एक नाम है सायोनी घोष का। बंगाल के जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद सायोनी घोष भी ममता का साथ छोड़ने की तैयारी में है। कल रात दिल्ली में बैठक हुई, उसके बाद आज वो कोलकाता पहुंची वापस, जहां एयरपोर्ट पर अलग अलग लुक में नजर आई। सायोनी घोष ने अपना चेहरा ढक रखा था, मुंह पर मास्क और अलग अंदाज में वो दिखी। सायोनी की गिनती भी ममता के वफादारों में होती है। उनके अलावा बैठक में मिताली और माला राय के भी होने की खबर आई। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई इस बैठक में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद थे। शुरुआत में टीएमसी की 4 महिला सांसद की मुलाकात की खबर आई थी, लेकिन सुबह होते होते प्रतिमा मंडल ने बैठक में होने से इनकार कर दिया। कहा कि वो दिल्ली नहीं गई, कोलकाता में ही थी। देखिए, एकदम झूठा खबर है जो लोग फैल रहा है। 4 तारीख मेरा एस्टीमेट कमेटी का मीटिंग था 11 बजे। मैं 4:20 का फ़्लाइट पकड़ के कलकत्ता चली आई हूँ और उस 4 तारीख के बाद मैंने दिल्ली गई भी नहीं। आपका पास
अगर 20 सांसद है, 2-3 दिन से एक खबर चल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ आप क्यों मीडिया में ये आपका लेटर में सभी लोगों का साइन करा वो पिक्चर और पेपर क्यों नहीं निकल रहे हो, क्यों उन लोगों को नहीं दे रहे हो जो उसमें मेरा नाम है कि नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी बागी सांसदों की सूची में लिया जा रहा है। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को अपने कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी तो अटकलों को हवा मिल गई, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुसीबत और दुख की इस घड़ी में मैं ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुसीबत में दीदी ने मेरा साथ दिया है, मैं टीएमसी छोड़कर नहीं जाऊंगा। बीजेपी के पूर्व नेता और अभी टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद भी ममता कैंप में बने हुए हैं। आज उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों और आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करके विपक्षी दलों के नेताओं और सांसदों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद कीर्ति आजाद जी हैं। कीर्ति जी, जिस तरीके के हालात इस वक्त टीएमसी में हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? लोकसभा में कौन से लोग गए हैं, नाम तो बताइए। 28 के 28 हैं अभी तक। ये तो लिस्ट 8 तारीख को ही दी जाने वाली थी कि इतने 20 लोग आ गए हैं। कहाँ हैं वो? कोई साइन किया हुआ, कोई लिस्ट आया है? ये तो मुझे मालूम है कि अमित शाह जी का ऑपरेशन लोटस चल रहा है और जिस प्रकार से पुलिस पहले पैसा नहीं मांगा तो पुलिस के बाद ब्लैकमेल, लोगों में घरों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो क्या करेंगे वो? तो चर्चा हो रही है, जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें 19 लोकसभा सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं कि वो जल्द ही इस्तीफा दें। हाँ, मेरे ख्याल से 4 बार लिस्ट मैंने बदलते हुए देखे हैं। इसे नाम बदल रहे हैं, 2-3 करके बार बदल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना चाहता हूँ। सयानी घोष जी का भी नाम सामने आ रहा है, जबकि उन्होंने ममता बनर्जी जी के लिए एक बड़ा कैंपेन चलाया। आखिर ऐसी अब क्या मजबूरी है? वही मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या मजबूरी है, क्या ब्लैकमेल है, क्या पैसे का खेल है, क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। इतनी बढ़िया बोलने वाली, इतनी अच्छा भविष्य था उसका, वो क्या कर रही है? आज एक और राज्यसभा सांसद का इस्तीफा हुआ है। जी हाँ, उसके ऊपर भी पूरा दबाव है, पूरा दबाव। कल शाम तक थे, बताए कि किस प्रकार से घर में और उनके रिश्तेदारों के साथ क्या किया गया और क्या किया जा रहा है, ये तो पता लग रहा है। अन्यथा तो सीधे साधे शरीफ लोग हैं, क्यों छोड़ के जाएंगे? लोकसभा में तो सांसद औपचारिक तौर पर अभी टूटे नहीं हैं, लेकिन राज्यसभा में दीदी का विकेट लगातार गिर रहा है। कुल 13 में से 3 सांसद हो गए हैं आज इस्तीफा देने वाले। और आपको ये भी बता दें कि 8 जून को सबसे पहले राज्यसभा से सांसद शुकेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दिया था। उनके बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। इसके बाद कल टीएमसी की दूसरी राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कैमरे पर आकर बीजेपी में जाने के संकेत दिए, क्योंकि उन्होंने कल हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात करी। तब तक ये ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था कि शायद अब वो बीजेपी में अपनी दाखिला लेंगी, एंट्री लेंगी। और अब आज तीसरा विकेट दीदी का राज्यसभा से गिर गया। सांसद प्रकाश चिक ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भी एबीपी न्यूज से बात करते हुए बीजेपी की तारीफ की। माना जा सकता है कि उनका अगला ठिकाना बीजेपी ही होगा। प्रकाश जी, ये बताइए, आप इस्तीफा दिया है, वजह क्या रही है? मैं बोला ना, हाँ, क्या वजह रही बंगाल है? के लोग जो मैंडेट हाँ। दिया, वहाँ बीजेपी जीता है, तृणमूल कांग्रेस हारा है। ये मैंडेट देखते हुए मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में एक भी सीट नहीं जीता है। मैंडेट देखते हुए मैं इस्तीफा दिया। नहीं, लेकिन क्या कोई नाराजगी थी कि अभिषेक बनर्जी को लेकर के? दूसरा कोई टॉपिक में मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा, आपने इस्तीफे में क्या कहा है, वजह क्या? इस्तीफे में तो कोई वजह दिखाई नहीं जाता। लेकिन क्या आप किसी गुट के साथ में हैं? हाँ? किसी गुट के साथ में है? ये जो एक धीरे फिलहाल प्रकाश शिव जिनका ये कहना है कि वो किसी गुट के साथ में नहीं है और इस्तीफे की जो है, क्योंकि उनको जो है काम करना था, इस वजह से जिस तरह से जो है चुनाव हार रहे हैं तो मौका नहीं मिल रहा था, इस वजह से दिया है अपने पद से इस्तीफा।
लोकसभा में टीएमसी के टूटने के लिए 28 में से 19 सांसदों की जरूरत है। बागी कैंप का दावा है कि उसके पास 20 सांसदों का समर्थन है। बागी कैंप की तरफ से कल जो लिस्ट सामने आई उसमें शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर सायनी घोष तक के नाम लिए गए थे। हालांकि बहुत से सांसद कैमरे पे नहीं आए हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो कैमरे पर आकर विरोध में भी बोल रहे हैं तो समर्थन में भी बोल रहे हैं। ऐसे में अभी पूरी तरह से नंबर का खेल खुलता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन बागी कैंप का दावा है कि अभिषेक बैनर्जी से हर कोई परेशान है और लोकसभा में तो टूटेगी ही पार्टी। राज्यसभा में 4 और सांसद इस्तीफा देंगे। बनर्जी जी ने तो इतना दिन कोशिश किया ममता बनर्जी के साथ खड़े रहने की, बट कल्याण बनर्जी जो बोल रहे हैं ये बात तो रिजू दत्ता भी बोल रहा है, ये बात तो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय भी बोल रहा है, ये बात तो शताब्दी राय भी बोल रही है, ये बात तो काकुली घोष दस्तीदार जी भी बोल रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। पार्टी के अंदर बोलने जाओ तो पार्टी से साइडलाइन कर दिए जाओगे, और पार्टी छोड़ के अगर बाहर जाके बोलने जाओ या मीडिया के सामने कुछ बोलो तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के केस डाल दिए जाएंगे, उसके ऊपर नारकोटिक्स के गांजा के केस डाल दिए जाएंगे और उनके परिवार को तबाह कर दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर छिड़ा राजनीतिक विवाद इस समय देश की सियासत के केंद्र में है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत की और अब ये मुद्दा जोर शोर से उठने लगा है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में कथित घोटाले की बात जब अखिलेश यादव ने कही, उसके बाद से ही आरोपों का सिलसिला जारी है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने जांच की मांग करने वालों को ही घेर लिया है। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं? जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। महंत कमल नयन दास के बयान पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि मामले की जांच होगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जब से राम मंदिर ट्रस्ट बनी है तब से लगातार ये आरोप होते रहे कि राम मंदिर ट्रस्ट के पैसे को तरह तरह से चोरी किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार से लेके और जो बड़े बड़े पदों में बैठे हैं उन्हें एग्जाम्पलरी कार्रवाई करनी चाहिए। इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। दूसरी तरफ योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि ये ट्रस्ट का मामला है, वही जरूरी कदम उठाए। वो ट्रस्ट का मामला है, उसमें सरकार से क्या मतलब है? ट्रस्ट वाले अपना जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वही सब जवाब सवाल दे सकते हैं। फिलहाल दान पात्र से जुड़ा ये मामला धार्मिक, प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब रुख अगली खबर का। यूपी में बिजली विभाग में ऊर्जा मंत्री और यूपीपीसीएल यानी कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने यूपीपीसीएल चेयरमैन को पत्र लिखकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर नाराजगी जताई है और जवाब भी मांगा है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पत्र में लिखे हैं कि उन्हें बिना बताए प्रदेश में बिजली महंगी क्यों की गई। जून के बिजली बिलों में 10% फ्यूल सरचार्ज लगाने को लेकर भी उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी और उन्होंने अपने पत्र में कड़ी आपत्ति जाहिर की है। हैरानी की बात यह है कि ऊर्जा मंत्री ने भी लिखा है कि विभाग के फैसलों की जानकारी उन्हें न्यूज चैनलों के जरिए पता चलती है। साथ ही ए.के. शर्मा ने अनुभवी कर्मचारियों को हटाने पर भी नाराजगी जताई है। और आपको ये भी बता दें कि वहीं बिजली मंत्री के पत्र लिखने के बाद प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जहां कई आरोप लगाए, वहीं बीजेपी ने कहा कि मामले की जांच होगी।
हास्यास्पद है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना मंत्री के को संज्ञान में लिए अधिकारी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनकी मनमानी की वजह से और इनके आपसी झगड़े की वजह से आज उत्तर प्रदेश की जनता सफ़र कर रही है। बिजली को लेकर के चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और मंत्री जी इतने सीनियर मंत्री होने के बाद हम समझते हैं रिटायर्ड IAS भी रहे, ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, वो जब अपने अधिकारियों के ऊपर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, अगर आप नहीं आपकी उनकी सामंजस्य बैठ रहा है तो आप उनका तबादला करा दो, या अगर आप उनका तबादला कराने की भी आपकी हिम्मत नहीं तो आप खुद से इस्तीफा दे दो, क्योंकि आप दोनों की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की जनता सफर कर रही है। किसी भी विभाग में विभागाध्यक्ष मंत्री होता है और निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय होते हैं, जो मंत्री के आदेश निर्देश हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना ये नौकरशाही की जिम्मेदारी है। और जहां कहीं भी इसका उल्लंघन हुआ है निश्चित तौर पर इसको लेकर के आपत्ति भी की जाती है, कठोरता से बातें भी कही जाती हैं और जहां जरूरत होती है वहां एक्शन भी लिया जाता है। जनता का हित सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश ने आज जिस तरह से लगातार बिजली आपूर्ति में एक नए रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया है, ऐसे में अगर किसी भी प्रकार से जनता के बीच में छवि खराब करने का कोई भी प्रयत्न किसी भी प्रकार से कोई अधिकारी कर्मचारी करता है तो उसके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होगी। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक अब खत्म हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक बुलाई थी। इसमें राहुल गांधी समेत सभी पार्टी महासचिव, राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए थे। संगठन में बड़े फेरबदल के पहले ये बैठक बुलाई गई थी। बैठक में ताज़ा राजनीतिक हालात, पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी सहित तमाम बड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में फैसला लिया गया कि बेरोजगारी और पेपर लीक के खिलाफ देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इसकी शुरुआत 28 से 30 जून के बीच दिल्ली में हो सकती है। पेट्रोल, डीजल and LPG gas prices are increasing day by day. People are totally in distress. No action from the government. Unemployment is the peak. Total MSME sector is completely destroyed. Youths are very much worried. They are worried about their future. There is no employment. Students are in a great dangerous situation. NEET and CBSE exam ka issue. You can verify. You can understand. Every family, not only students, every family is in a very, very disappointed situation. अब कांग्रेस से जुड़ी एक और खबर। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। अविनाश पांडे ने इस बयान के बाद से कई सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस की कितनी तैयारी है? 403 पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है, उस पर हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे कार्यकाल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई दी है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। 60 वर्षों का एक रिकॉर्ड हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है। सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल रहा है। अगला रिकॉर्ड और इस रिकॉर्ड के बीच में भी एक अंतर है। वो रिकॉर्ड उस समय में सृजित किया गया जब चुनाव आजादी के आंदोलन की परछाई में होते थे। कोई स्पर्धात्मक पॉलिटिक्स नहीं थी, ना विकास की कोई ज्यादा महेच्छा, इच्छा, आकांक्षा थी। आज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के समय में इतने लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व बार बार चुनकर करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेकर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस देश को लंबे कालखंड तक नेतृत्व देकर विकास के हर पैमाने में आगे बढ़ा है। इतना ही नहीं, आपका ये कालखंड देश के इतिहास में स्थिरता के, राजनीतिक स्थिरता के कालखंड के रूप में जाना जाएगा। आपका एक कालखंड नीतियों की सृजन और इसके स्थिर इंप्लीमेंटेशन के रूप में जाना जाएगा।
बात मिडिल ईस्ट में फिर से भड़की महायुद्ध की चिंगारी की। लंबे सीज फायर के बाद अमेरिका और ईरान जंग के मैदान में फिर आमने सामने हैं। लगातार दूसरे दिन हमले और बदले देखने को मिले। 10 जून की रात को जो हुआ वही 11 जून की रात को भी देखा गया। पहले अमेरिकी सेना ने ईरान पर अटैक किया तो जवाब में ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी अड्डों को दहलाया। 2 दिन में एक जैसा पैटर्न नजर आया। डील पूरी करने का वादा करने वाले ट्रंप अब ईरान में एयर स्ट्राइक करा रहे हैं, तो वहीं जवाब में ईरान भी बारूदी बौछार करने से पीछे नहीं हट रहा है। हॉर्मुज़ बंद सिर्फ जंग। ईरान की जाबाज सेना ने अमेरिका को खुले शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर किसी भी जहाज ने इस बंदिश को हल्के में लिया या हॉर्मुज़ को पार करने की जरूरत की तो उसे ईरानी सेना की मिसाइलों का शिकार होना पड़ेगा। ईरान की इस ललकार का असर भी तुरंत देखने को मिला जब अमेरिकी शय पर 2 जहाजों ने हेकड़ी दिखाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पार करने की कोशिश की। फिर क्या था, अपनी संप्रभुता के सम्मान में खड़े नायक ईरानी IRGC ने बिना एक पल गवाए एक्शन लिया और उन दोनों जहाजों पर भीषण हमला कर उन्हें वहीं रोक दिया। ईरान के इस फौलादी कदम ने वॉशिंगटन से लेकर पूरी दुनिया के बाजारों में हाहाकार मचा दिया है। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांड ने कड़े सैन्य आदेश में कहा कि तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों समेत सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए हॉर्मुज़ के समुद्री रास्ते ब्लॉक हैं। हैरानी की बात यह है कि ओमान की खाड़ी में चौकीदारी कर रही अमेरिकी नेवी को ठेंगा दिखाते हुए ईरान ने हॉर्मुज़ पर ब्रेक लगा दिया और ट्रंप मुंह ताकते रह गए। हॉर्मुज़ को लेकर ट्रंप की सारी हेकड़ी और चौधराहट धरी की धरी रह गई। ट्रंप का खोखला दावा। दूसरी तरफ इस भयंकर तनाव के बीच विलन की भूमिका निभा रहे डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा शर्मनाक और हैरान करने वाला बयान सामने आया है। ईरान के साहसी कदमों से बौखलाए ट्रंप ने सीना ठोकते हुए चोरी और सीना जोरी का अनोखा नजारा पेश किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका लंबे वक्त से हर रात चुपके से ईरान से लाखों बैरल तेल निकाल रहा है। ट्रंप ने घमंड में चूर होकर कहा, ये बात मैं आज पहली बार सार्वजनिक कर रहा हूँ। मैं इसे बहुत पहले कहना चाहता था लेकिन खेल खराब नहीं करना चाहता था। ट्रंप ने कहा कि अब ईरान को इस चोरी का पता चल चुका है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ट्रंप ने तेल की चोरी को सही ठहराते हुए कहा कि अमेरिका को इसी चोरी की वजह से आज दुनिया में तेल की कीमत $250 की जगह 85 से $90 प्रति बैरल पर टिकी हुई है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ट्रंप के झूठ और पाखंड का घड़ा उनके अपने ही घर में फूट गया। अमेरिकी संसद की हाउस कमेटी की सुनवाई के दौरान जब अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट से पूछा गया क्या सच में अमेरिका ईरान का तेल चुरा रहा है, तो ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने साफ कहा कि उन्हें ऐसी किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं है। वैसे ट्रंप को फजीहत से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बेइज्जती और बमबारी से ट्रंप का गहरा नाता रहा है, लेकिन ईरान के तेल निकालने के दावे पर बोलने से पहले कम से कम अपनी कैबिनेट को इस झूठ के बारे में पहले बता दिए होते तो आज ट्रंप का दुनिया भर में मजाक नहीं बनता। ट्रंप के इस हास्यास्पद और शर्मनाक झूठ ने साफ कर दिया है कि वो अपनी नाकामियों और लाचारी को छिपाने के लिए किस कदर मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बीते 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में क्या क्या हुआ। अमेरिका ने ईरान पर अपाचे हेलीकॉप्टर गिराने का आरोप लगाया। इसके बाद ट्रंप ने ईरान को नेस्तनाबूद करने की चेतावनी दी। साथ ही इजरायल भी अलर्ट मोड पर आ गया। हालांकि फिलहाल वो ईरान पर हमलों से खुद को अलग रख रहा है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक से गुस्साए ईरान ने जवाबी पलटवार किया। ईरानी हमलों से डरे कुवैत ने एयर स्पेस बंद कर दिया और अब ईरान ने हॉर्मुज़ की आवाजाही पर फुल स्टॉप लगा दिया है। एक और बड़ी खबर ईरान से आ रही है। खबर यह है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से आज एक भी जहाज नहीं गुजरा है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका के हमलों का जवाब देने के साथ ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की खूबसूरत वादियां इस वक्त बारूद की गंध और बेगुनाह नागरिकों के खून से सुर्ख है। मुनीर की आर्मी के जुल्मों के खिलाफ हक की आवाज बुलंद करने वाले लाखों मासूमों को सरेआम गोली मारी जा रही है।
आज लाखों बेबस जनता का सब्र बारूद बनकर फट चुका है। मुनीर के खूनी इशारों पर आज तीसरे दिन भी पीओके पूरी तरह से बंद है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सड़कों पर मौत का तांडव खेला जा रहा है। कश्मीरी जनता के शांतिपूर्ण आंदोलनों को कुचलने के लिए जनरल मुनीर ने अपनी फौज और रेंजर्स को कश्मीरी नागरिकों के सीने पर गोलियां दागने की खुली छूट दे दी है। बहुत ज्यादा मारी है। इस जुल्म की इंतहा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनरल मुनीर की बेरहम सेना और रेंजर्स की अंधाधुंध गोलीबारी में 37 बेगुनाह नागरिकों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तानी हुकूमत ने दरिंदगी दिखाते हुए कई इलाकों में सीधे प्रदर्शनकारियों पर बंदूकें तान दी। इसमें कोलकाता से एक ताजा खबर आ रही है। कोलकाता में अभिषेक बैनर्जी के साथ धक्का मुक्की हुई है। थोड़ी देर पहले की वारदात है ये। कोलकाता पहुंचे थे आज अभिषेक बैनर्जी दिल्ली से और कोलकाता एयरपोर्ट पर लोगों ने उन्हें घेर कर उनके साथ धक्का मुक्की करी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अभी, ये कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, अब अपना गुस्सा जता रहे थे, अपना गुस्सा और नाराजगी अभिषेक बैनर्जी के ऊपर निकाल रहे थे वहां के स्थानीय लोग। टीएमसी नेता जहांगीर खान की पुलिस ने निकाली परेड। पुलिस ने फाल्टा में जहांगीर खान की परेड निकाली। ये देखिए तस्वीरें, पुलिस, वहां की स्थानीय पुलिस जहांगीर खान को परेड कराते हुए लेकर जा रही है अपने साथ। ये तस्वीरें फाल्टा से आ रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।